अ, हेलो एवरीवन। हम चूँकि पढ़ रहे थे का श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया था। उसमें मतलब पार्ट 2 में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आज हम जस्ट मतलब आज सोचेंगे कि जो हमारा का है श्वसन तंत्र कंप्लीट हो जाए। तो कल मैंने जानते मतलब कल आप जानते हो, कल मैंने 2 बार ट्राई किया था। पहले मतलब कहानी सुन लीजिए। कल मैंने सुबह में वीडियो बनाया, जब शाम को अपलोड करने गई तो साला डिलीट हो गया, मतलब डिलीट हो गया। फिर शाम को बनाई। 9 मिनट का वीडियो बना था और मतलब ना कैमरा अपने आप ऑफ हो गया था और पूरा मेहनत खराब हो गया था। अब मतलब क्या बताऊँ, फिर भी कोई बात नहीं, आज देखते हैं आज का होता है। और सुबह से लाइट भी नहीं थी, अभी आया है तो देखते हैं कब तक रहती है। बेटियाँ बार बार भाग जा रही है। वैसे कल बकरीद है तो मतलब एडवांस में बकरीद की का हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, हम लोग कितने भाग्यशाली नहीं हैं। मतलब हमारी संस्कृति ऐसी है जहाँ पे हर धर्म को माना जाता है। और मतलब हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति इसलिए पूरे विश्व में जानी भी जाती है कि हम पूरे धर्म मतलब जो हमारा देश है, हमारा धर्म, हमारे देश में पूरे धर्म को माना जाता है। वैसे ना बकरीद मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ना ये जो हमारी बकरीद होती है ना, हमारे भारत में जस्ट 3 दिन के लिए मतलब 3 दिनों को 3 दिनों के लिए मनाई जाती है। लेकिन वही बात करें अदर कंट्रीज में मतलब विदेश में तो 7 दिनों के लिए मनाई जाती है। जो ये बस 3 दिन की प्रथा है ना, ये हमारे पास भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। लेकिन ये 3 दिन बहुत अच्छे होते हैं। मतलब ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें जो पहला दिन होता है ना, मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है कि इसका बकरीद का, इसमें गरीबों को दान दिया जाता है। फिर मतलब उसका मांस दिया जाता है बकरी का। फिर ना जो उसका सेकेंड पार्ट होता है उसमें रिश्तेदारों को खिलाया जाता है। और जो थर्ड पार्ट होता है वो अपने के लिए होता है। लेकिन मतलब ना बकरीद बहुत एक अच्छा त्यौहार है मुस्लिमों के लिए। और मुस्लिमों के लिए नहीं, सबको मनाना चाहिए। काहे से कि हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे हर धर्म को माना जाता है। तो हमें शौक से मतलब हर त्योहार को मनाना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये हिंदू का है और क्या मुसलमान का है। लोगों का बांटना काम है और जुट कर रहना रहना हम लोग का काम है। तो वही बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम स्वतंत्रता का करते कंप्लीट करते मतलब करते हैं। वैसे हमने नासा नासा मतलब नासिका से लेकर के हम नासा गोवा तक पढ़ रहे थे। आज जस्ट हम नासा गोवा से इसकी जितने अगले मतलब भाग है उसको हम कंप्लीट करेंगे और साथ ही बहुत सारे क्वेश्चंस को भी का यहाँ पे हम निपटाएंगे। ठीक, देखिए। तो आपने देखा था कि जो हमारी क्या होती है, ये नासा गोवा होती है ना, यहाँ पे मतलब यहाँ जब आप अंदर जाओगे जहाँ से नासा क्षेत्र से, तो यहाँ पे एक कटोरी अर्थात एक गुआ जैसे ना सनातन दिखाई देगी ऐसे। वैसे मतलब मैंने देखा नहीं है, वैसे लगता है कि ऐसे ही होगी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, ये जो होता है ना, ये मान लीजिए क्या है, हमारी नासा गुहा है। नासा गुहा है। इसके ऊपर ना एक झिल्ली पाई जाती है। ये जो हमारी नासा गुहा होती है ना, नासा गुहा के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है ऐसे। ये जो हमारी नासा गुहा होती है, नासा गुहा के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है। इसे हम कहते हैं का म्यूकस मेम्ब्रेन। इस झिल्ली को हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन। और मैंने आपको इसका कार्य बताया था कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ये क्या होता है, ये हमारे बलगम या फिर श्लेष्म का श्रावण करता है। जब अधिक श्लेष्म का श्रावण होने लगता है तो हमारे शरीर में बलगम का निर्माण होने लगता है। और जब बलगम का निर्माण होने लगता है तो वही सर्दी जुकाम होता है। तो मतलब नाक के द्वारा हमारे बाहर निकलता है, जिसे हम कहते हैं नाक का बहाना या फिर नाक काना कहते हैं। कभी कभी मुख के द्वारा भी क्या होता है, निकल जाता है। तो ये हमने देख लिया था। इसके बाद हमने रोम के बारे में पढ़ा था। तो मैंने जस्ट रोम के बारे में ये बताया था कि जो रोम होता है ना, रोम वही करता है कि जो हमारे मुख में फंसा हुआ जो कप होता है ना, कप को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, ताकि वह फेफड़े में जाके कहीं फंसे ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना जो हमारा क्या होता है, श्लेष्मक होता है। ये हमारा जो क्या होता है श्लेष्म, ये जो हमारा श्लेष्म होता है ना, कहाँ का नासा गुहा में जो श्लेष्म पाया जाता है, इसका एक और कार्य होता है। जो हम बाहर से वातावरण से वायु ग्रहण करते हैं तो ये काफ़ी गर्म वायु होती है। ये हमारे शरीर के टेम्परेचर से कभी मिल नहीं पाती, मतलब मिल नहीं पाती। तो जब इसे शरीर के टेम्परेचर पर लाने के लिए ना, जो हमारी क्या होती है, ये नासा गुहा में जो हमारा श्लेष्म होता है, ये वायु को नम बनाने कार्य करता है। जब इसके संपर्क में हमारा का वायु आता है तो नम हो जाता है। और जो इसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इसका वायु का हमारे शरीर के टेम्परेचर के पर आ जाता है, जिससे हमने मतलब आसानी से सांस लेते हैं। और हमारा क्या होता है, उससे फेफड़ा जो ऑब्जर्वेशन बहुत ईजिली कर लेता है। इसके बाद हमारा नासा गुहा खत्म होता है। नासा गुहा के बाद जो हमारा सेकेंड पार्ट आता है किसका, श्वसन तंत्र का, उसका सेकेंड पार्ट हमारा आता है का ग्रसनी। देखिए, इसके बाद जो हमारा जस्ट सेकेंड पार्ट आता है, आशा करती हूँ कि आपको का नासा गुहा समझ में आया होगा। ठीक, जो हमारा सेकेंड पार्ट आता है इसे हम कहते हैं ग्रसनी। ये जो हमारा सेकेंड पार्ट होता है ना, सेकेंड पार्ट को हम कहते हैं ग्रसनी। ये जो हमारी ग्रसनी होती है ना, कौन सी जी, ये हमारी जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी को हम इंग्लिश में कहते हैं फेरिनेक्स। फेरिनेक्स,
जो हमारी ग्रसनी होती है, ग्रसनी को हम इंग्लिश में कहते हैं ना फेरिनेक्स। ये जो हमारी ग्रसनी होती है ना, यहाँ पे इंग्लिश इसको देख लीजिएगा, PHARYNNX, यहाँ पे इंग्लिश किया थोड़ा भागा फिर नहीं होगा, देखिए ना। देखिए जो हमारी ग्रसनी होती है ना, ये हमारी ग्रसनी जो होती है ये हमारे नासक हुआ, जहाँ से हमारा नासक हुआ खत्म होता है वहाँ से हमारी ग्रसनी स्टार्ट होती है, और जो कंठ होता है कंठ तक पाई जाती है। तो कंठ ये जो ना मतलब भोब जैसे संरचना दिखाई देती है, जैसे कि आप कभी मुँह खोलोगे ना, तो ये जो मतलब भोबर संरचना दिखाई देती है ये हमारी ग्रसनी होती है। यहाँ पे होती है ये जो, मान लीजिए कैसे आपको बताऊँ, देखिए है ये हमारा कंठ है ना, ये हमारा कंठ है। कंठ के एकदम देखिए जो खुला हुआ भाग होता है एकदम मतलब चौड़ा भाग होता है, यही हमारा ग्रसनी कहलाता है। ये हमारे नासक हुआ, और कहाँ यहाँ पे जो होता है ना, ये कंठ कंठ के बीच का पार्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लो कि ये हमारा क्या है, नासक हुआ है, अगर ये हमारा नासक हुआ है तो इसके कंठ के और नासक हुआ के मध्य में जो हमारा पार्ट पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी के भी यहाँ पे 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब 3 नाम होते हैं। देखिए क्योंकि ये नासा से लगा हुआ है, देखिए ये क्या है, नासक हुआ है, इसलिए ना जो हमारा ग्रसनी होता है, ग्रसनी का जो हमारा अग्र भाग होता है ये हमारा कहलाता है नासा ग्रसनी। क्या, जो हमारा नासा से सटा हुआ भाग होता है ना, इसे हम कहते हैं नासा ग्रसनी, नासा ग्रसनी। और जो हमारा कंठ से लगा होता है इसे हम कहते हैं कंठ ग्रसनी। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, ग्रसनी का ही पार्ट है, तो इसे हम कहते हैं कंठ ग्रसनी। ठीक, ये हुआ कंठ ग्रसनी। और जो ना देखिए ये जो नीचे का पार्ट होता है इसका, देखिए ये मुख से लगा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं मुख ग्रसनी। मतलब आप यहाँ पे इतना याद रखिएगा कि जो ग्रसनी का अग्र भाग होता है इसे हम कहते हैं नासा ग्रसनी, जो हमारा पश्च भाग होता है इसे हम कहते हैं कंठ ग्रसनी, और जो हमारा निचला भाग होता है इसे हम कहते हैं मुख ग्रसनी। ठीक, देखिए इसे हम कहते हैं मुख ग्रसनी, मुख ग्रसनी। तो इधर आशा करती हूँ कि जो आपके ग्रसनी है, ग्रसनी का पार्ट समझ में आया होगा। ग्रसनी के पार्ट में बस इतना जानिएगा कि जो हमारा आय का भाग होता है ना, वो हमारे नाक अर्थात नासा से लगा हुआ होता है, इसलिए उसे कहते हैं हम नासा ग्रसनी। जो हमारा पश्च भाग होता है ग्रसनी का, वो कंठ से लगा होता है, उसे हम कहते हैं कंठ ग्रसनी। और जो उसका निचला पार्ट होता है ना, ये हमारे मुख से लगा होता है, इसलिए हम कहते हैं इसे मुख ग्रसनी। यहाँ पे ये ग्रसनी का होते हैं पार्ट होते हैं। यहाँ ग्रसनी की विशेषता ये होती है कि जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी से ही हमारे वायुनाल और आहार नाल दोनों अलग हुए होते हैं। यहाँ देखते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन या फिर सांस, देखिए यहाँ से हम अगर नाक से सांस लेते हैं वह भी हमारे का ग्रसनी में ही पहुँचता है। ये जो हमारा फूला मतलब यहाँ पे जो ये गलफड़ के साइड ये संरचना है ना, ये जो दोनों है, ये जब हम सांस लेते हैं तो ये भी इसी में जाता है। और जो हम भोजन करते हैं तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि यही सरकता है। तो ये जो हमारी ग्रसनी होती है, ग्रसनी में हमारा वायुनाल और का आहार नाल दोनों खुलता है। लेकिन यहाँ पे एक और बात होती है कि जो हमारा आहार नाल होता है ना, ये वायुनाल से पहले का एक छिद्र होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये हमारा का यहाँ से अगर वायुनाल आ गया तो आहार नाल जस्ट यहीं से का होता है, इसका इधर से कट जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि जो हमारा आहार नाल होता है ये वायुनाल से पहले एक छिद्र होता है, जो कि निगल छिद्र, निगल द्वार होता है। और यहाँ से वहाँ से जो हमारा आहार नाल होता है ना, वो कहाँ ग्रसनी से अलग हो जाता है, और का वायुनाल हमारा अलग हो जाता है। इसके बाद ये ग्रसनी का एक और कार्य होता है, ये जब हम बोलते हैं ना, चूँकि हम जीभ के द्वारा बोलते हैं, तो जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी गूंज उत्पन्न करने का कार्य करती है। जो हमारी ग्रसनी होती है, ग्रसनी गूंज उत्पन्न करने का कार्य करती है। इसके बाद इसका हमारा थर्ड पार्ट आता है वायुनाल। ग्रसनी को समझ गए, बस इतना, इस ग्रसनी में बस इतना याद रखिएगा कि जो ग्रसनी का अग्रभाग होता है नासा ग्रसनी का, नासा ग्रसनी कहा जाता है, क्योंकि ये मतलब नासा से लगा हो, नासिका से लगा होता है। जो हमारा पश्च भाग होता है इसे हम कंठ ग्रसनी कहते हैं, जो हमारा मुख से लगा होता है उसे हम मुख ग्रसनी कहते हैं। इसका यहाँ पे ये कार्य होता है कि जो हमारी ग्रसनी होती है, ग्रसनी में हमारे वायुनाल और आहार नाल दोनों खुले होते हैं। इसके बाद जो हमारी ग्रसनी होती है, ग्रसनी जस्ट का होती है, हम जब बोलते हैं तो बोलते समय ये गूंज को उत्पन्न करने का कार्य करती है। जो हमारा थर्ड पार्ट आता है, थर्ड पार्ट को हम कहते हैं का वायुनाल, वाइंड पाइप। ठीक, देखिए यहाँ पे हमारा ये खत्म हुआ, हमारा थर्ड पार्ट आता है वायुनाल, वायुनाल वाइंड पाइप, वायुनाल वाइंड पाइप। देखिए ये जो वाइंड पाइप होती है ना हमारी, यहाँ से देखिए जहाँ से हमारा ग्रसनी खत्म हुआ है, जहाँ से हमारी ग्रसनी खत्म हो जाती है वहाँ से खत्म हो जाती है, फिर जहाँ से ग्रसनी खत्म हो जाती है वहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी हमारे फेफड़े तक ना एक नलिका पाई जाती है, यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से मतलब फेफड़े तक पाई जाती है। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक ना मतलब नलिका पाई जाती है। देखिए ये हमारा ग्रसनी खत्म हुआ, ग्रसनी जब खत्म हो गया तो यहाँ से कंठ स्टार्ट हुआ, कंठ से लेकर के यहाँ शोषणीय तक ना एक नलिका पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं वाइंड पाइप या फिर वायुनल कहते हैं। ये जो इसकी जो लंबाई होती है ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है, लंबा होता है।
इसमें पता नहीं दिया कि नहीं दिया है। नहीं दिया है। चलिए कोई बात ना। देखिए ये जो हमारा ना वायुनाल होता है, वायुनाल ये 10 से 12 सेंटीमीटर का होती है। एक लंबी मतलब लंबी पाइप होती है, बस याद रखिएगा। वैसे आप इसकी लंबाई मत याद रखिएगा, लंबाई नहीं पूछता है, लेकिन याद रखिएगा बाई चांस पूछ ले तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो हमारी ना ये जो हमारी वाइन पाइप होती है ये हमारे 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसे हम कहते हैं ट्रेकिया। इसे हम कहते हैं ट्रेकिया। ये जो ट्रेकिया होती है ना, ट्रेकिया बहुत से ऐसे मतलब कीट पतंगे होते हैं जिनका ये क्या होता है, श्वसन अंग, मतलब श्वसन अंग होता है। जिनमें फेफड़े नहीं पाए जाते हैं उनमें ट्रेकिया ही का होता है, मुख्य श्वसन अंग होता है। जैसे कि हमारा क्या होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, उनमें शायद उनमें ना जो श्वसन करने की प्रक्रिया फेफड़े से ना होकर का ट्रेकिया से होती है। जैसे कि कॉकरोच हुआ, मच्छर हुआ। आप यहाँ पे मच्छर और कॉकरोच को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। क्लास 10th की अगर बात करें बोर्ड एग्जाम में, तो ये दोनों क्वेश्चन हमेशा बनते हैं कि बताइए कॉकरोच हुआ फिर जो हमारा मच्छर हुआ ये किससे सांस लेते हैं। तो याद रखिएगा कि जो ये दोनों होते हैं ये दोनों हमारे किससे सांस लेते हैं, ट्रेकिया से सांस लेते हैं। इसके अलावा जितने कीट पतंगे होते हैं वे सभी ट्रेकिया से ही सांस लेते हैं। अब बात करते हैं, देखिए मेढक। जो मेढक होता है ना ये तीनों तरह से सांस लेता है। कहा जो हमारा मेढक होता है, मेढक हमारे तीनों तरह से सांस लेता है। ये मतलब ना जो मेढक होता है, मेढक तीनों तरह सांस लेता है। ये बस स्थिति परिवर्तन की बात है, जहाँ पे ये जिस स्थिति में ढला उसी से वह सांस लेने लगता है। ये तीनों तरह से सांस लेता है। ये हमारे ट्रेकिया से भी ले सकता है, गलफड़े से भी ले सकता है, और यहाँ तक कि ये फेफड़े से भी लेता है। कहा जो हमारा मेंढक होता है, मेंढक तीनों तरह से सांस लेता है। अगर जब ये टेडपोल अवस्था में रहता है, कहा है टेडपोल, देखिए जब ये टेडपोल मतलब बहुत बच्चा होता है, टेडपोल जब अवस्था में रहता है ना तो ये गलफड़े से सांस लेता है, मछली अर्थात गिल्स की तरह लेता है, गिल्स से सांस लेता है मछली की तरह। आप ना हम लोग मतलब आपको नहीं पता, हम लोग ना मतलब बचपन, अभी तो आप खेलते ही हैं, कहाँ बड़े हुए हैं तो हम लोग ना मतलब इधर ताल में ना पानी नहीं आता है, तो हमारे घर के साइड ना मतलब खेत है उसमें पानी आ जाता है, तो उसमें बहुत छोटे छोटे ना मछलियों की तरह मछली की तरह दिखाई देते हैं। उन्हें हम ना मेघ मछली कहते हैं। हम लोग बहुत पकड़ते भी हैं, तो उसे मतलब मेघ मछली कहते हैं, उसी के टेड पर कहा जाता है। उसकी ना जो पीछे का अंग होता है वो एकदम मछली की तरह होता है, ऐसे ही मतलब लगता है ना वो पूंछ है, और थोड़ा सा ना बस जो वहाँ आगा होता है थोड़ा बदला हुआ होता है। तो ये मछली की तरह होती है। जो हमारे मेढक होते हैं ना, मेढक मछली की तरह होते हैं। जब बच्चे के मतलब जब बच्चे होते हैं, जब बहुत छोटे, तो हम इस अवस्था को हम उस जो मतलब मेढक होता है, मेढक की हम बाल्यकाल अवस्था को हम क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं। जो हमारे मेढक होता है, मेढक जो होता है ना ये टेडपोल अवस्था में गलफड़े अर्थात गिर से सांस लेता है, इससे गिर से सांस लेता है। और ये जब ना जमीन पे आता है, मतलब जैसे कि हम लोग जमीन पे विचरण करते हैं, तो ये का मतलब वयस्क अवस्था में आता है, तो ये फेफड़े से सांस लेने लगता है। किससे, फेफड़े से सांस लेने लगता है। और वही जब पानी वानी खत्म हो जाती है, जब पानी वानी खत्म हो जाती है, जब ये जमीन में रहने लगता है ना, तो ये त्वचा से सांस लेने लगता है। किससे, त्वचा से सांस लेने लगता है। त्वचा से सांस लेना टैकिया मैंने बताया था ना, गलती से था। देखिए जो मेढक होता है ना ये 3 तरह सांस लेता है, फेफड़ा, त्वचा और का गिल से, तीनों से लेता है। बस स्थिति परिवर्तन की बात है, जहाँ जाता है उसी में ढल जाने देता है। वैसे ये हमारे प्रकृति का नियम है कि जहाँ जाना चाहिए वैसी स्थिति में क्या होना चाहिए, ढल जाना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया मेढक। देखिए अब ना ये हमारा क्या होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर का होती है, लंबी संरचना होती है। इसका जो हमारा अग्र भाग होता है इसे हम कंठ कहते हैं। का जो हमारा अग्र भाग होता है इसे हम कंठ कहते हैं। ये जो है ना इसे हम कंठ कहते हैं। ये एक ना बक्से की आकार की संरचना होती है। जो हमारा कंठ होता है, कंठ एक बक्से की क्या होती है, बक्से की आकार की संरचना होती है। इसमें ना 2 स्वर रज्जु लगे होते हैं। जो हमारा कंठ होता है, कंठ एक बक्से के समान संरचना होती है, और इसमें 2 स्वर रज्जु लगे होते हैं। 2 स्वर रज्जु लगे होते हैं। ये जब स्वर रज्जु ना जब कंपन करते हैं तभी हमारी का होती है, आवाज़ निकलती है। अगर अगर आप ना इस कंठ को दबाइएगा तो आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी मतलब अगर आप कस को दबा दोगे ना तो आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी। तो जो बात करें आवाज़ निकालने का सबसे मेन कार्य क्या होता है, हमारा कंठ होता है। कंठ का कहाँ होता है, कंठ एक बक्से के समान संरचना होती है, जो कि उपास्थि की बनी होती है, और इसमें ना 2 स्वर रज्जु लगे होते हैं। जब ये कंपन करते हैं तो हमारी आवाज़ निकलती है। यहाँ पे ना आप ये याद रखिएगा कि आवाज़ निकालने में हमारे 3 अंग सहायक होते हैं। पहला तो हमारा जीभ हुआ, बिना जीभ के हम नहीं बोल सकते हैं। दूसरा हमारा ग्रसनी, बिना ग्रसनी के भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जो जीभ होता है, जीभ ये प्रतिक्रिया करने का कार्य करता है। जो हमारी ग्रसनी होती है, ग्रसनी आवाज़ निकालने का मतलब गूंज उत्पन्न करने का कार्य करती है, और जो हमारा कंठ होता है, कंठ आवाज़ निकालने का कार्य करता है, ठीक। तो सबसे इसमें मेन होता है हमारा कंठ। अगर कंठ न रहे तो सांस तो वैसे ही नहीं, मतलब आवाज़ तो वैसे निकलेगी नहीं निकलेगी, ठीक। याद रखिएगा कि जो हमारा आवाज़ निकलता है, आवाज़ निकालने में हमारे 3 अंग सहायक होते हैं। इन तीनों के बिना हमारी आवाज़ निकल ही नहीं सकती है, ठीक हो गया। इसके बाद देखिएगा ना कि जो हमारा ये क्या होता है, जो हमारा वाइन पाइप होता है, वाइन पाइप में ना सी की आकार के ना छल्ले लगे होते हैं। देखिए यहाँ पे
ये सी के आकार के ना अधूरे छल्ले लगे होते हैं। इन छल्लों का ये कार्य होता है कि जब हमारे ना ये क्या होती है, जब हमारे ट्रेकिया अर्थात वाइंड पाइप में अगर वाइंड ना हो, अगर हवा नहीं हो, तब भी इसे चिपकने नहीं देती। क्या? जब इसमें वाइंड पाइप ना हो ना, मतलब वाइंड पाइप में जब हवा नहीं होता है फिर भी इसे चिपकने नहीं देती है। ये इसे हमेशा फैलाए रखती है, क्योंकि एक मांसपेशी संरचना होती है। जो हमारी ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया की मांसपेशी संरचना होती है। वही जो हमारी का ये जो सी आकार के छल्ले होते हैं, इसे ये एक उपास्थि के बने होते हैं। जो हमारा वाइंड पाइप होता है ना, वाइंड पाइप को एक ठोस संरचना देते हैं, मतलब लचीला होता है लेकिन मतलब एक शेप देते हैं ताकि वह चिपके ना। इसे हम कहते हैं हाइमीन। जो हमारा छल्ला होता है, जो हमारा सी आकार का जो हमारा छल्ला होता है ना, इसे हम कहते हैं हाइमीन। हाइमीन, इसे हम हाइमीन कहते हैं। इसका बस यही कार्य होता है कि जो हमारा वाइंड पाइप होता है, वाइंड पाइप को चिपकने नहीं देता है। इसके बाद जब आप आगे जाओगे ना, तो जो हमारी क्या होती है, जो हमारी श्वास नली होती है, श्वास नली दो भागों में विभक्त हो जाती है, जिसे हम श्वसनीय कहते हैं। इसे हम श्वसनीय कहते हैं, या फिर इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ची। यहाँ देखिए ये जो होता है ना हमारा का है, जो वाइंड पाइप होता है, वाइंड पाइप जा करके ना जब ये फेफड़ों में प्रवेश करता है तो ये दो भागों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम ब्रॉन्ची कहते हैं या फिर श्वसनीय कहते हैं। यहाँ पे श्वास नली थी और मतलब ये आगे बढ़ी तो देखिए यहाँ पे ये बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है, इसे हम ब्रॉन्ची कहते हैं, श्वसनीय या फिर ब्रॉन्ची कहते हैं। कहा से कि हमारे शरीर में दो फेफड़े पाए जाते हैं। दोनों फेफड़े के लिए तो वायु चाहिए। अब जब मतलब कैसे बताऊँ, मान लीजिए ना पहले अभी भी चलता है। देखिए आप किसी नाली के द्वारा पानी को ला रहे हैं, किसी नाली के द्वारा, मान लीजिए कि कहीं हमारा ट्यूबवेल चल रहा है, ट्यूबवेल से आप पानी को ला रहे हैं। आपके दो खेत हैं, एक मान लीजिए एक साइड है, एक साइड है, बीच में कुछ मतलब बीच में एक मेड़ी है और एक आपका ना जो खेत है बीच में रास्ता है। मान लीजिए ना, देखिए आप इस नहर के द्वारा पानी को ला रहे हैं, अब बीच में एक रास्ता है। जब नहर एक ही है, अब दोनों ओर पानी लेकर जाना है। मान लीजिए एक खेत आपका इधर है और एक खेत इधर है, और इधर से आपका कहा ये आपका रास्ता है। जब आपको दोनों ओर पानी ले जाना है तो नॉर्मल सी बात है, एक आप इधर मेड़ी बनाओगे और एक आप इधर मेड़ी बनाओगे, मतलब नाली बनाओगे, तभी तो आपका दोनों पानी इधर भी पानी जाएगा और इधर भी पानी जाएगा। वैसे ही हमारे मतलब श्वसन तंत्र में भी होता है। क्योंकि हमारे फेफड़े दो होते हैं और जो हमारा वाइंड पाइप होता है, वाइंड पाइप एक ही होता है। जब ये दोनों फेफड़ों में प्रवेश करना होता है तो ये दो भागों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। और जब हमारा वाइंड पाइप, जो हमारा ट्रेकिया दो भागों में विभक्त होता है तो उसे हम ब्रॉन्ची कहते हैं। बात करें हिंदी में तो हिंदी में हम इसे श्वसनीय कहते हैं। ठीक, देखिए ये जो हमारी श्वसनियाँ होती है ना, श्वसनियाँ भी बहुत कमाल की कार्य करती हैं। ये जब हमारे फेफड़े में जाती हैं ना तो ये और छोटी छोटी शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। क्या है, जो हमारी श्वसनियाँ होती हैं, श्वसनियाँ जब हमारे फेफड़े में पहुँचती हैं तो ये बहुत सारी शाखाओं में, उपशाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। अगर बात करें इन शाखाओं को जो श्वसनियों से बने होते हैं तो इन्हें हम द्वितीयक श्वसनियाँ कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, द्वितीयक श्वसनियाँ कहते हैं, द्वितीयक श्वसनीय कहते हैं। आप सेकेंडरी ब्रांची भी कर सकते हो, क्योंकि ये मतलब श्वसनी के ही का भाग होते हैं जो एकदम छोटे छोटे टुकड़े, मतलब एकदम कुछ ज़्यादा ही विकसित हो जाते हैं, ये बहुत फैल जाते हैं। इसके बाद देखिए ना कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारी सेकेंडरी ब्रांची होती है, जब एकदम ये और महीन हो जाती हैं और छोटी हो जाती हैं तो इनके ऊपर एक गुब्बारे जैसी का बन जाती है, संरचना बन जाती है। ये जब ये ब्रांचेज और मतलब सेकेंडरी ब्रांचेज और विकसित हो जाती हैं तो उनके मुख पे ना एक गुब्बारे जैसी का संरचना बन जाती है। इन गुब्बारे जैसी संरचनाओं को हम कहते हैं वायु कोष्ठ। बात करें इंग्लिश में, हम कहते हैं अल्वियली। देखिए ये जो हमारे जो सेकेंडरी हमारे ब्रांचेस होते हैं, ये इतने विकसित होते हैं कि इनके मुख पे ना ये गुब्बारे से संरचना बन जाती है। इन्हें बात करें हिंदी में तो वाइकोस्ट कहते हैं, बात करें इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं अल्वियली। अल्वियली या फिर वाइकोस्ट। यहीं पे ना जो मेन कार्य होता है हमारे का ऑक्सीजन का या फिर वायु का आदान प्रदान होता है। इसके बाद से यहाँ पे जो वायु आती है ना, वायु यहाँ से HB मतलब हीमोग्लोबिन या फिर रक्त के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाई जाती है। पूरे शरीर में से पूरे कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। फिर वहाँ से जो वायु आता है, जो ऑक्सीजन रहित होता है, वह लिया करके फेफड़ों में छोड़ दिया जाता है। यहीं पे ये लेती हैं और यहीं से यह पार्सल कर देती हैं, और जो पार्सल कर देती हैं वही वायु हमारे मुख से बाहर निकल जाता है। तो जो मेन कार्य होता है वायु के आदान प्रदान का, यहाँ हमारे वायु कोष्ठ से ही होता है। जब ना आपको बात करिए कि जब आप जो हमारे वायु कोष्ठ होते हैं, जो हमारी अल्वियली होती है, अगर अल्वियली को आप जूम करके देखें, अगर मान लीजिए ना इधर से आपने एक काट लीजिए, आप इधर से ना एक अल्वियली को काट लीजिए, अल्वियली काट करके ना आप खूब जूम करके देखिए। मान लीजिए कि मैंने यहाँ से ये काट लिया, कभी कभी स्केचिया नहीं चलता, दिमाग खराब हो जाता है वो। तो यहाँ से आपने ये काट लिया, आप जब इसे काट के देखोगे ना, मतलब एक निकाल के उसमें से गुब्बारे जैसे संरचना को निकाल के आप इसे पूरा जूम करके देखोगे तो आप देखोगे कि इसमें बहुत सारी ना
इसमें बहुत सारी नलिकाएँ लगी होती हैं, बहुत सारी नलियाँ होती हैं, नलिकाएँ होती हैं, और मतलब हमारे बहुत सारे पाइप होती हैं। ये जो हमारी नलिकाएँ होती हैं ना, ये हमारे सीरा और धमनी की होती हैं। क्या? सीरा और धमनी की होती हैं। तो सीरा धमनी मतलब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, किसमें परिसंचरण तंत्र में। आप बस इतना रखिएगा, याद रखिएगा कि जो हमारी अलवियल अलवियली होती हैं, अलवियली पर ना बहुत सारी शाखाएँ होती हैं। किसकी? सीरा और धमनी की। जो सीरा और धमनी की शाखाएँ होती हैं ना, वही हमारे ऑक्सीजन के लेन देन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, बात करें मतलब नॉर्मल तो वायु का क्या करती हैं, आदान प्रदान करती हैं। तो जो मेन वायु का आदान प्रदान होता है हमारे अलवियली से ही होता है। और बात करें फेफड़े का, तो फेफड़े का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है हमारा क्या होता है, अलवियली ही होता है। यहीं से क्या होता है, वायु का आदान प्रदान होता है। ये तो हमारा खत्म होगा, फेफड़ा खत्म हुआ, हमारा पूरा श्वसन तंत्र भी खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि आप, अगर बात करें क्लास 10th की, तो क्लास 10th में वैसे मैंने इस बार 2025 में एग्जाम दिया था, तो उसमें ना पूरे मानव माइंड की पूछा था, मतलब पूरा मस्तिष्क पूछा था, बस 2 नंबर दिया था। तो जब आपको 2 नंबर दे और पूरा बात ही पूछ ले, तो आप, अगर आपको कोई कि आप फेफड़ा के बारे में लिखिए, तो आप बस इतना लिख दीजिएगा। पहले तो आप इसमें लिखिएगा कि जो मतलब नॉर्मल नॉर्मल लिखिएगा कि पहले यहाँ सांस आती है, एक ही हेडिंग डालिएगा फेफड़ा, और पूरा लिख दीजिएगा। पहले सांस हमारे नाक से आती है, फिर यहाँ जाती है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये सब कर दीजिएगा। फिर लिख दीजिएगा ना इसका क्या कहते हैं, स्थिति, इसका आकार का बोल दीजिएगा कि मतलब इसकी, मतलब इतना बोल दीजिएगा कि जो हमारा फेफड़ा होता है ना, ये गुलाबी रंग का, हल्के रंग का होता है, हमारे शरीर में 2 पाया जाता है। ये सब लिख दीजिएगा। इसका ग्राम, मतलब इसका जो भार होता है ये इतना होता है। ये ऊपर से जितना कोमल होता है, नीचे से उतना ही ये, मतलब उतना ही ये घना अजीब होता है। बात करें अंदर से, तो अंदर से ये मधुमक्खी के छत्ते के समान का होती है, इसकी संरचना होती है। ऐसे बना के लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर का हो जाएगा, मिल जाएगा। अब हमारा क्या हुआ है, श्वसन तंत्र खत्म हो गया। अब देखिए, इसमें ना बहुत सारी ना, मतलब चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ हमें और देखने की ज़रूरत है। आप देखते हो कि आपको हिचकी आती है, आपने देखा होगा कि आपको हिचकी आती है, छींक आती है, कभी कभी आपका खाना सरक जाता है। तो ऐसे स्थिति में ये होता है ना कि जब हम खाना खाते होते रहते हैं, तो हमें किसी की मतलब याद आ जाती है। हम याद नहीं, आप कोई काम ही करते रहते हो ना, कभी कभी ना हम मोबाइल चलाते रहते हैं, तो हम हड़बड़ाए रहते हैं कि अरे हाई कर लें, और खाना खाते रहते हैं, मोबाइल भी चलाते रहते हैं और खाते भी रहते हैं। ऐसे स्थिति में हमारा जो माइंड होता है, माइंड काम करना बंद कर देता है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं मोबाइल चलाऊँ कि खाना खाऊँ। और चूंकि जो हमारा माइंड होता है, माइंड भी इंटरेस्टिंग चीज़ों में ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। तो मोबाइल में ऑफकोर्सली कि मतलब मोबाइल में वह ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, तो उसका जो ध्यान होता है ना, वो मोबाइल की तरफ आकर्षित हो जाता है। वो भूल जाता है कि जो मैं खा रहा हूँ, खाना जा कहाँ रहा है। ऐसे स्थिति में जो हमारा खाना होता है, ये हमारा वायु नाल में न जाकर, मतलब आहार नाल में न जा करके ये वायु नाल में पहुँच जाता है। क्या? जो हमारा खाना होता है, खाना जो होता है ना, ये वायु नाल में न जाकर क्या रहता है, आहार नाल में न जा करके वायु नाल में पहुँच जाता है। यहाँ पे ना आप देखिएगा कि यहाँ पे जो हमारी क्या होती है, यहाँ पे जहाँ से ये वायु नाल और आहार नाल अलग भी होते हैं, वही जो हमारा कंठ होता है, कंठ पे एक संरचना पाई जाती है, एक पत्ती नुमा संरचना पाई जाती है, जो कि उपास्थि की बनी होती है। एक पत्ती नुमा संरचना पाई जाती है, जिससे जो कि उपास्थि का बना होता है। इसे हम कहते हैं एडम्स एप्पल। क्या? एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल। इसे हिंदी में कहते हैं घंटी ढापन, घंटी ढापन। इसका मेन कार्य ये होता है ना, जो हमारा घाटी टापन होता है, घाटी टापन का मेन कार्य ये होता है कि जब हम भोजन करते हैं ना, तो भोजन करते करते हैं तो ये हमारे वायु नाल को बंद कर देता है। जब ये वायु नाल को बंद कर देता है, तो जो हमारा भोजन होता है ये आहार नाल में चला जाता है। लेकिन वही जब हम मोबाइल वोबाइल में बिजी रहते हैं या फिर कहीं बिजी रहते हैं, तो ये जब हमारा माइंड होता है, माइंड भूल जाता है खाना कहाँ जाना है, तो हमारा क्या होता है, घाटी खुला ही रहता है। और जो भोजन होता है, भोजन कुछ कण हमारे कहाँ, फेफड़े में चले जाते हैं। जब फेफड़े में चले जाते हैं ना, तो वही मतलब ये हमारा क्या होता है, जो हमारा फेफड़ा होता है, फेफड़ा प्रेशर देता है। जब फेफड़ा प्रेशर देता है ना, तो हमारे जो भोजन के कण होते हैं, ये मुख के द्वारा या फिर नाक के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो वैसे स्थिति में हमें हिचकी आती है और छींक आते हैं, और मतलब सड़क जाता है। तो वही होता है, जब अधिक प्रेशर बनता है ना, तो आप देखते हो कि हमारे नाक के द्वारा भी क्या होता है, भोजन के कण क्या होते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो वही होता है कि मतलब यहाँ पे जो भोजन के जो कण होते हैं, ये आहार नाल में न जाकर के वायु नाल में चले जाते हैं। जब वायु नाल में चले जाते हैं, तो जो हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़े प्रेशर बढ़ाते हैं। तो ये भोजन कर जब वापस ऊपर की तरफ आते हैं, तो हमें हिचकी आती है, छींक आती है, या फिर भोजन सरकता है। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, आप याद रखिएगा, मतलब याद मत रखिएगा, आप खुद सोचिएगा कि ऐसा क्यों होता है। आप देखते हो कि ऐसा, मतलब आप देख रहे हो कि जब हम भोजन कर रहे हैं, तो हमारा वायु नाल का है, बंद है।
देखो यहाँ पे हम भोजन कर रहे हैं तो ये इस जो का है घाटी ढापन है, घाटी ढापन ने एडम सेप्पल ने हमारे वायुनल को बंद कर दिया। जब इसने वायुनल को बंद कर दिया तो आखिर आप देखते हो कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के साथ साथ का हम सांस भी लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देख रहे हो कि अकॉर्डिंग टू द साइंस कि जब हम खाना खा रहे हैं तो हमारा का है वायुनल बंद हो गया है। जब वायुनल बंद हो गया है तो हम आखिर सांस लेते कैसे? ऐसे स्थिति में तो हमें सांस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो श्वसन मार्ग है उस वो पूरा का हो गया, बंद हो गया है। तो सांस लेते कैसे हैं? इसका ये कारण होता है ना कि जो हमारे फेफड़े होते हैं ये ऋणात्मक दाब के होते हैं। जब हमारे फेफड़े ऋणात्मक दाब के होते हैं ना तो इनमें जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन स्वतः ही विद्यमान होता है। ऐसे में कुछ समय के लिए अगर हम बाहर से ऑक्सीजन नहीं भी लेते हैं फिर भी जो ऑक्सीजन होता है हमारे शरीर में पूरे वितरित कर दिया जाता है। यही कारण है कि हम खाना खाते समय भी खा लेते हैं, सांस लेते हैं। और ये जो विशेष स्थिति पाई जाती है ना कि जो हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़े ऋणात्मक दाब के होते हैं, तो ये बस उच्च कशेर के जीवों में होती है, निम्न कशेर के जीवों में नहीं होता है। इसलिए मतलब ना का हम खाना खाने के साथ साथ सांस भी लेते हैं, इसका यही कारण होता है। ठीक, मैंने बहुत खोजा था तब मिला था लेकिन ना मतलब मेरे को एक क्वेश्चन का अभी भी आंसर नहीं मिला है कि जब आखिर मतलब हमें हिचकी आती है, हिचकी तो आ गई ठीक है, आखिर हम पानी पीते तो हिचकी बंद क्यों हो जाती है? अगर मान लीजिए कि आपको, अगर मान लीजिए भोजन का कण यहाँ तक आया है, ठीक, और भोजन का कण यहाँ तक आया, पूरा शरीर के बाहर निकला है, तब तक हमने पानी पी लिया है, तब तक हमने पानी पी लिया है, तो फिर ये भोजन कण तो हमारे फेफड़े में ही ना आया, बाहर तो गया नहीं, तो हमारी हिचकी बंद क्यों हो जाती है? मेरे को मतलब नहीं मिला, आपको मिला होगा तो प्लीज़ बताइएगा, मेरे को नहीं मिला सॉरी। हो गया। अभी ना आप देखिए यहाँ पे एक और आप जानते हो कि लोगों का होता है अस्थमा होता है, लोगों को सांस फूलने की बीमारी होती है, बीमारी होती है सांस फूलने की, अस्थमा हुआ, ये सब इसलिए होता है ना क्योंकि जो हमारा क्या होता है, ये जो हमारा ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया त्रिस्तरीय संरचना होती है। जो मतलब ट्रेकिया होती है, देखिए यहाँ पे ना ये जो हमारी ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया में 3 लेयर होते हैं, ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। जो हमारी ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया 3 लेयर की संरचना होती है। इसमें एक हमारा क्या होता है, अग्नाशय होता है, फिर मांसपेशी होती है, और एक और संरचना होती है मांसपेशी अस्थि, मतलब ना ये 3 लेयर्स की बनी होती है। जो हमारे फेफड़ा, ये हमारा जो ट्रेकिया होता है ना, ट्रेकिया 3 लेयर्स की क्या होती है, संरचना होती है। इसका जो निचला भाग होता है, ये हमारी कोशिकाएं होती हैं, ठीक, तो ये जो इसका निचला भाग होता है, जो हमारा ट्रेकिया होता है, जो ट्रेकिया का हमारा निचला भाग होता है, इसमें सूजन आ जाता है किसी कारणवश, संक्रमित रोग हुआ, फिर किसी कारणवश ना ये जो हमारा ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया का जो निचला पार्ट होता है, इसमें ना सूजन आता है। जब सूजन आता है ना तो वो सूजन जो आता है ये इतना सूज जाता है कि जो हमारा वायु मार्ग होता है, वायु मार्ग का रास्ता ही नहीं बचता, ये इधर चिपक जाता है। जब चिपक जाता है तो वायु के आने जाने का होता है, रास्ता ही नहीं बचता है। जब रास्ता ही नहीं बचता है ना तो जो हमारा वायु होता है, वायु फेफड़े तक पहुंच ही नहीं पाता है। और ऋणात्मक दाब के द्वारा कब तक कोई सांस ले, एक दिन तो खत्म होना ही है। तो इतना ही चिपक जाता है ना कि इसमें मार्ग का, वायु के जाने का मार्ग ही नहीं बचता है, तो लोगों को इसमें ना सांस लेने की तकलीफ होने लगती है, और इतनी सांस लेने की तकलीफ होने लगती है कि लोग मर जाते हैं। तो अस्थमा में बस कुछ नहीं होता, यही होता है कि जो हमारी लेयर होती है ना, लास्ट वाली लेयर में ना, लास्ट वाली लेयर में सूजन आ जाती है। जब सूजन आ जाती है तो वहाँ पे इतना मार्ग नहीं रहता है कि जो वायु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके, ऐसे स्थिति में लोग मर जाते हैं। यहाँ पे हमारा हो गया, ठीक, देखिए यहाँ से यहीं तक रहने दूँ, थोड़ा बहुत और देख लीजिए। देखिए ये हमारा जो होता है ना, यहाँ से जो हमारा ऑक्सीजन होता है, या फिर जो हमारा पूरा जो गैस होता है, पूरा गैस जो होता है हमारा जाता है कहाँ, माइक्रोकांडिया में। उसका 1 मिनट रुकिए, अगले पार्ट में हम देखेंगे कहाँ, उधर अंतःकोश की देख लेंगे, अंतःकोश की श्वसन देखना है अभी, और बाह्यकोश की श्वसन देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए आप देखिएगा कि आपको हमने पूरा फेफड़ा बता दिया, अपना पूरा श्वसन तंत्र बता दिया। इसके बाद इसका जो मेन कार्य अभी देखना है कि आखिर हमें ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में।